नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। यह जो नया साल है यह आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। आज की इस वीडियो में हम जैन 2021 A7R5 यानी कि डेटाबेस टेक्नोलॉजीज़, इसका जो क्वेश्चन पेपर है उसका पार्ट 1 सॉल्व करने वाले हैं और यह क्लास आपके लिए यूज़फुल होने वाली है। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में मेरा मेन कंप्यूटर में कुछ खराबी आ गई है, तो मैं आपको अभी मोबाइल से ही वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन जो कि रहा ये 1.1 कोर्स, और यहाँ पर दिया गया है कोर्स की आईडी, सेक्शन आईडी, सेमेस्टर। हेयर द कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी एंड सेमेस्टर आर एंड कोर्स इज आ। जैसा कि आपको पता है ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये स्कीमा है। इट मीन्स कि जो सबसे पहले होता है ये क्या होता है, ये होता है रिलेशन का नाम। तो आप ये कह सकते हो जो रिलेशन है वो कौन है, तो कोर्स है। तो यहाँ पर आप फिल करोगे रिलेशन। देन कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी और सेमेस्टर, ये सभी क्या हैं, तो उस टेबल के जिसका नाम रिलेशन है उस टेबल के ये क्या हैं, ये फील्ड्स हैं, कॉलम्स नेम है। और आपको पता है कि हम फील्ड को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आप फिल करोगे एट्रीब्यूट, क्योंकि कोर्स आईडी, सेक्शन आईडी और सेमेस्टर ये एट्रीब्यूट हैं जबकि कोर्स रिलेशन है। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशन। 1.2 द एट्रीब्यूट नेम कुड बी स्ट्रक्चर्ड एज एन एट्रीब्यूट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट नेम, मिडिल इनिशियल एंड लास्ट नेम। दिस टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज कॉल्ड। मीन्स कि अगर कोई एट्रीब्यूट नेम है जिसे हम लोग इस प्रकार से स्ट्रक्चर कर रहे हैं जिसमें फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है, तो इसको आप कौन सा एट्रीब्यूट बोलोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एट्रीब्यूट है और आपको पता है कि जब भी हम ER डायग्राम क्रिएट करते हैं तो उसमें जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं उसे हम लोग इलिप्स शेप के अंदर रखते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर नेम है, देन इस नेम में क्या हो जाएगा, तो पहले आ जाएगा F नेम, फिर आ जाएगा मिडिल नेम और फिर आ जाएगा लास्ट नेम। तो आपने देखा कि आपके पास एक एट्रीब्यूट था नेम एट्रीब्यूट, जिसके यहाँ पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर किया गया है, मीन्स आगे भी उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो इस केस में जो नेम है ना ये कहलाएगा कंपोजिट एट्रीब्यूट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल एक और देता हूँ, आपने यूज़ किया होगा ऐड। अगर मान लीजिए आप कोई टेबल क्रिएट कर रहे हो, कोई ER डायग्राम क्रिएट कर रहे हो जिसमें आपको एड्रेस स्टोर करना है, तो आप बात करते थे कि जो एड्रेस है ये क्या है, ये एक एट्रीब्यूट है, बट इसके भी हम इस प्रकार से स्ट्रक्चर कर सकते हैं लाइक पिन कोड क्या है, उसका सिटी कौन सा है, लैंडमार्क कौन सा है और कंट्री कौन सा है। तो इस केस में जो एड्रेस है ना ये भी कहलाएगा कंपोजिट एट्रीब्यूट। वहीं अगर हम बात करें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के बारे में, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टूडेंट है जिसके पास एक से अधिक मोबाइल नंबर हो सकते हैं, एक से अधिक डिग्री हो सकती हैं, तो इस केस में ऐसे एट्रीब्यूट को बोलते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। वहीं आपने पढ़ा होगा कि ये है DOB और इस DOB से क्या बना है एज। तो इस केस में आप जानते थे कि जो एज है इसको आप बोलोगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, कंपोजिट एट्रीब्यूट इज द राइट आंसर। 1.3 डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट आर यूज्ड टू। डेटा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को हम क्यों यूज़ करें, तो इसकी सहायता से जो भी डेटा एंटर किया गया है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। जिस मैनर में डेटा की रिक्वायरमेंट है वही डेटा उसमें जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रूल्स, कि जो आपने टेबल क्रिएट किया है, जो आपने डेटाबेस क्रिएट किया है, उसमें किस फील्ड में कौन सा डेटा आना चाहिए, डेटा की कंसिस्टेंसी, डेटा की इंटीग्रिटी है ना, डेटा का टाइप है ना, ये सभी आप लोगों को यहाँ पर देखना होता है। 1.3 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
1.4 an entity in A is associated with at most one entity in B and an entity B is associated with at most one entity in A. दिस इज कॉल्ड, मीन्स ये है कि आपके पास दो एंटिटीज़ हैं और इसमें ये मान लीजिए ए है और ये बी है, तो इसमें कोई एक फील्ड है, एक कोई इसमें फील्ड है जो कि इसकी एक फील्ड से प्रॉपर तरीके से ये इससे और ये इससे एसोसिएट है, तो इसको आप क्या बोलोगे? तो आंसर आएगा 1-to-1 रिलेशनशिप। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पता है कि जो रिलेशनशिप होती है उसको डिनोट करने के लिए हम डायमंड शेप का यूज़ करते हैं, जबकि एंटिटी को डिनोट करने के लिए हम रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं, वहीं एट्रीब्यूट को डिनोट करने के लिए हम इलिप्स का यूज़ करते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ये पहला चैनल है जो कि आपको ए लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा रहा है, तो आपका फ़र्ज बनता है कि आप हमें सपोर्ट करें। अगला क्वेश्चन, द एंटिटी रिलेशनशिप सेट इज रिप्रेजेंटेड इन ER डायग्राम। तो ER डायग्राम में जो भी रिलेशनशिप होती है एंटिटीज़ के बीच में, उसको डिनोट करने के लिए हम डायमंड शेप का यूज़ करते हैं। इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1.6 व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ MariaDB। MariaDB के कौन कौन से मेन फीचर्स हैं? तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि जो MariaDB है इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है और ईयर क्या था डेवलप करने का, और जो MariaDB है ये किस प्रकार का डेटाबेस है, RDBMS है, NoSQL है, या फिर ग्राफ बेस्ड है, या फिर किस प्रकार का है? तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। तो MariaDB जो है ना, ये एक डेटाबेस सर्वर है जो कि MySQL का फॉर्क है और ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है। इट मीन्स कि ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकता है और डिफरेंट प्रकार की जो भी PL हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनको सपोर्ट करता है, लाइक PHP, पर्ल। मैंने आप लोगों को PHP के साथ में MariaDB कैसे यूज़ करते हैं ये पढ़ाया हुआ है A9.2 R5 में। MariaDB फॉलोज आ स्टैंडर्ड एंड पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज। बिल्कुल सही है, मैंने आपको MariaDB के साथ में SQL का यूज़ करके दिखाया है। और SQL क्या है? तो ये एक स्टैंडर्ड एंड पॉपुलर क्वेरी लैंग्वेज है जिसके अंदर DDL, DML, DCL, TCL ये सभी कमांड्स आती हैं, लैंग्वेजेस आती हैं। नेक्स्ट सी, MariaDB प्रोवाइड्स ग्लेरा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही है, तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 1.7, MariaDB इज आ कम्युनिटी डेवलप्ड ब्रांच ऑफ द डेटाबेस विच यूजेस द Maria इंजन बाय डिफ़ॉल्ट। तो जी बिल्कुल सही है, जो MariaDB है ये ओपन सोलारिस की ही एक ब्रांच है, तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी, ओपन सोलारिस। और आप ध्यान रखिएगा जो MySQL है, MariaDB है, ये सभी RDBMS हैं, यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। 1.8 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आ NoSQL डेटाबेस। इनमें से कौन सा डेटाबेस ऐसा है जो कि NoSQL नहीं है? और NoSQL का मतलब होता है नॉट ओनली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। मीन्स जब भी आपके पास काफ़ी मात्रा में डेटा होता है और इसे आपको स्टोर करना है, तो आपको ये रिकमेंड किया जाता है कि आप RDBMS का यूज़ ना करके आप यूज़ करें NoSQL का। ठीक है, क्योंकि इसमें जो डेटा होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, की और वैल्यू के पेयर में होता है, जबकि RDBMS में जो डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, MongoDB जो कि आपके सिलेबस में है, ये और कैसेंड्रा ये दोनों ही NoSQL हैं, जबकि SQL सर्वर जो कि माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ये RDBMS है। यहाँ पर पूछा गया था कौन सा NoSQL डेटाबेस नहीं है, तो आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछ लेता है वो कौन सा डेटाबेस है जो कि फेसबुक का है, तो ध्यान रखिएगा जो फेसबुक कंपनी है इसके द्वारा एक डेटाबेस दैट इज़ NoSQL कैसेंड्रा, ये जो डेटाबेस है ये फेसबुक का है, तो इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए।
1.9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप इन JSON फाइल, यानी कि जो JSON फाइल होती है इसमें आपने पढ़ा होगा डेटा टाइप, जैसे कि नंबर, ऑब्जेक्ट, एरे, स्ट्रिंग। तो कौन सा डेटा टाइप JSON फाइल में JSON में नहीं मिलता है? तो ऑब्जेक्ट, एरे और स्ट्रिंग, ये तीनों ही डेटा टाइप अवेलेबल हैं, लेकिन डेट नाम का डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है। इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए। आपसे पूछ लेता है कि ये बताइए कि जो JSON फाइल होती है इसमें हम ऑब्जेक्ट को किसके अंदर रखते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, JSON फाइल में जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उसे हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, जबकि जो एरेज होते हैं उसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, जबकि जो स्ट्रिंग्स होती हैं इसे हम सिंगल कोट या फिर डुअल कोट्स के अंदर रखते हैं। इसमें आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर ए, डेट इज़ द राइट आंसर। 1.10 What extension is used to save a JSON फाइल? JSON फाइल को सेव करने के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज़ किया जाता है? जैसा कि आपको पता है दुनिया में जितनी भी फाइल्स हैं उनमें वो दो पार्ट में होती हैं। लाइक आपके पास है कोई फाइल जो कि ऑडियो फाइल है, लाइक कोई सॉन्ग है, मान लीजिए नाम तो मैं नहीं लूँगा यहाँ पर, फॉर एग्जांपल कोई गाना है, ठीक है, कोई सॉन्ग है, तो क्या होता है, सॉन्ग का नाम होता है, देन डॉट लगाने के बाद उसका टाइप होता है कि वो MP3 है या फिर MP4 है या फिर PNG है, JPEG है। मीन्स जो भी फाइल होती है वो दो पार्ट में होती है। सबसे पहला पार्ट होता है फाइल का नाम, दूसरा पार्ट होता है फाइल एक्सटेंशन। तो JSON फाइल का जो फाइल एक्सटेंशन है वो होता है .json, JSON। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लेता है कि JSON फाइल में जो डेटा होते हैं उसको किसके द्वारा सेपरेट किया जाता है? तो आंसर आएगा कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है। बात करें इसके फुल फॉर्म के बारे में तो JS से हो जाएगा जावास्क्रिप्ट, O से हो जाएगा ऑब्जेक्ट, N से हो जाएगा नोटेशन। तो ये आप लोगों के 10 MCQs हो चुके हैं। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपने A लेवल का बैच ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दिया जाए। ट्रू फॉल्स। 2.1 डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन इज नॉट गारंटीड इन BCNF। डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन BCNF में गारंटीड नहीं है, तो बात बिल्कुल सही है। 2.1 हो जाएगा ट्रू। अगर पूछता कि डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन किस में गारंटीड है, यहाँ पर पूछा गया है नहीं है। अगर आपसे पूछता किस में होता है तो आपका आंसर आएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म में होता है, जबकि BCNF में गारंटीड नहीं है, गारंटी नहीं है कि वहाँ पर डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन होगा ही। 2.2 अ रिलेशन इज इन 2NF इफ एवरी फील्ड्स कंटेन्स ओनली एटॉमिक वैल्यूज दैट आर नो लिस्ट और सेट्स। बिल्कुल सही है, नहीं है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई रिलेशन, कोई टेबल 2NF में तभी मानी जाएगी जब उसमें एटॉमिक वैल्यू हो। तो ये बात गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर दिया गया है कि एवरी फील्ड में एटॉमिक वैल्यू हो, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आता है 1NF में, यानी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, ना कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। तो 2.2 हो जाएगा फॉल्स। अगर यहाँ पर लिखा होता फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तो ये ट्रू हो जाता। अगला क्वेश्चन 2.3 अ कैंडिडेट की इज़ अ मिनिमल सुपर की। तो बिल्कुल सही है। सबसे पहले आपका आता है सुपर की, देन सुपर की का जो मिनिमल सेट होते हैं दैट इज़ कॉल्ड कैंडिडेट की, देन कैंडिडेट की में जो सबसे अप्रोप्रिएट फील्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी की। तो 2.3 हो जाएगा ट्रू। 2.4 प्रोजेक्ट ऑपरेटर चूजेस सबसेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और कॉलम्स ऑफ रिलेशन। बिल्कुल सही है। जो प्रोजेक्ट ऑपरेटर होता है, क्या जो प्रोजेक्ट ऑपरेटर होता है ये रिलेशन के कॉलम या फिर एट्रीब्यूट का सबसेट चॉइस करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक आपसे पूछता है कि जो सेलेक्ट ऑपरेटर है
क्या ये यूनरी ऑपरेटर है? तो आंसर आएगा जी हाँ, जो सेलेक्ट ऑपरेटर है इसे यूनरी ऑपरेटर की कैटेगरी में रखा गया है। 2.5 टू चेंज कॉलम वैल्यू इन आ टेबल। टेबल में किसी कॉलम की वैल्यू को चेंज करने के लिए अल्टर कमांड का यूज़ किया जाता है। तो ये हो जाएगा फॉल्स। फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है टेबल में किसी कॉलम की वैल्यू को चेंज करने के लिए, और आपको पता है जब भी डेटा से संबंधित कोई टास्क करना होता है, डेटा को मैनिपुलेट करना होता है, तो हम जाते हैं डीएमएल के साथ में, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में, और इसी में आपको मिलता है अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। यानी कि अगर आप किसी कॉलम की वैल्यू को चेंज करना चाहते हो तो आप यूज़ करते हो अपडेट कमांड का, ना कि अल्टर कमांड का। तो ये हो जाएगा फॉल्स। तो अल्टर का काम क्या होता है? तो जो अल्टर है ये आता है डीडीएल के अंदर, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यानी कि जब भी आपने जो रिलेशन क्रिएट किया है उसमें जो फील्ड्स हैं, अगर आपको तो अगर टेबल में कोई चेंज करना है, मीन्स टेबल की स्कीमा में कोई चेंज करना है, तो हम अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा फॉल्स। 2.6 नो सीक्वल वॉज डिजाइंड विद सिक्योरिटी इन माइंड, सो डेवलपर्स आर सिक्योरिटी टीम्स डोंट नीड टू वरी अबाउट इम्प्लीमेंटिंग आ सिक्योरिटी लेयर। बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि डेटाबेस कोई भी हो उसमें सिक्योरिटी के लिए जो सिक्योरिटी टीम है या फिर डेवलपर हैं उनको सिक्योरिटी लेयर इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, जबकि यहाँ पर लिखा है डोंट। तो ये हो जाएगा फॉल्स। 2.7 नो सीक्वल प्रोहिबिट्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। जी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो नो सीक्वल है इसमें एसक्यूएल पर बैन नहीं है। तो 2.7 हो जाएगा फॉल्स। 2.8 रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इज रिलेटेड विद फॉरेन की। जी बिल्कुल सही है। जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है जिसका काम होता है दो टेबल्स के बीच में रिलेशंस को बनाना, आपने यूज़ किया होगा कि यहाँ पर ये क्या है, पहला फील्ड पी के है और यहाँ पर भी पी के है, लेकिन जो ये वाला पी के है ना, दूसरी टेबल की जो पी के है इसको पहले वाले टेबल में एज आ कॉलम यूज़ किया गया है, तो दिस इज़ कॉल्ड फॉरेन की। तो इसको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को अप्लाई करने के लिए फॉरेन की अनिवार्य होती है। तो 2.8 हो जाएगा ट्रू। और आपसे पूछता है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट को हम क्या बोलते हैं, तो आंसर आएगा इसे हम फॉरेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं, या बोल सकते हो सबसेट डिपेंडेंसी। ठीक है। नेक्स्ट 2.9 नेम कॉलन वैल्यू इज़ अ फॉर्मेट ऑफ राइटिंग जोसन नेम वैल्यू पेयर। जी गलत है। हालांकि जो जोसन फाइल होती है उसमें जो भी हम डेटा रखते हैं उसका फॉर्मेट नेम और वैल्यू, या बोल सकते हो की और वैल्यू की फॉर्मेट में होता है, लेकिन जो नेम होता है ना, जब बोल सकते हो की होती है, उसे डुअल कोट्स के अंदर लिखना कंपलसरी होता है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो इसको आप कर दोगे फॉल्स। 2.10 द एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ JSON ऑब्जेक्ट ऑलवेज बिगिंस एंड एंड्स विद करली ब्रेसेस। बिल्कुल सही है। JSON ऑब्जेक्ट को हम करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, जबकि JSON एरे को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, जबकि JSON स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट्स के अंदर या फिर डुअल कोट्स के अंदर रखते हैं। 2.10 हो जाएगा ट्रू। तो आज हमने 10 MCQ और 10 ट्रू फॉल्स डिस्कस किए हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट और लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपको और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ। तो अगर आप चाहें तो आप ए लेवल का पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।